अगर आप अलग-अलग लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपकी एक चुनौती होती है कि करंट अफेयर्स के सेक्शन को किस प्रकार से तैयार किया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए हर सप्ताह हम आपके सामने एक प्रोग्राम लेकर के आते हैं जिसका नाम है स्पेशल करंट अपडेट। इस प्रोग्राम में पिछले 1 सप्ताह की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं पर प्रश्नों के माध्यम से चर्चा करते हैं ताकि आपका करंट अफेयर्स का सेक्शन अच्छी तरह से तैयार हो सके। तो चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और आज के पहले प्रश्न को देखेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है? भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने स्टारलिंक के साथ सैटेलाइट इंटरनेट के लिए समझौता किया है? आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र ने जो स्टारलिंक एलन मस्क की कंपनी है उसके साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया है ताकि वो दूरस्थ क्षेत्रों और जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं वहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ा सके और लोगों को सशक्त कर सके, उनकी शिक्षा को बेहतर बना सके। यानी शिक्षा से संबंधित जो विद्यालय हैं उनको इससे जोड़ा जाएगा, उन तक इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर किया जाएगा। जो सरकारी केंद्र हैं जो अलग अलग तरह से सरकारी प्रमाण पत्र प्रदान करते हैं नागरिकों को, उनको इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। जो आदिवासी विद्यालय हैं उनको जोड़ दिया जाएगा, जो वन क्षेत्र हैं उनको जोड़ दिया जाएगा, तटीय क्षेत्रों को जोड़ दिया जाएगा। एस्पिरेशनल जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें भी इंटरनेट कनेक्टिविटी इस प्रकार से बढ़ाई जाएगी ताकि हाई स्पीड डेटा का ट्रांसफर आसानी से हो सके। लोग वीडियो लिंक के माध्यम से, ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से, ऑनलाइन पढ़ाई कर सके, टेलीमेडिसिन को बढ़ावा दिया जा सके। महाराष्ट्र के जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे गढ़चिरौली है, जैसे वाशिम है, जैसे यहाँ पर धाराशिव है, यहाँ नंदुरबार है, इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है इस साझेदारी के माध्यम से जो स्टारलिंक ने महाराष्ट्र से की है, जो महाराष्ट्र राज्य ने स्टारलिंक से की है, इंटरनेट कनेक्टिविटी इस माध्यम से बढ़ाई जाएगी। तो महाराष्ट्र इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में आईयूसीएन द्वारा गुड रेटिंग प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? आपके सामने ऑप्शंस क्या है? सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिमी घाट, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान या काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। आईयूसीएन मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, एक महत्वपूर्ण बहुत बड़ी संस्था है जिसके अंतर्गत सरकारी संस्थान, एनजीओस और एक्सपर्ट शामिल हैं। बड़े स्तर पर प्रकृति के संरक्षण का काम करते हैं। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में इसका मुख्यालय है। तो हाल ही में इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक रिपोर्ट। इसमें इसने जो कंचनजंगा नेशनल पार्क है उसको गुड श्रेणी में शामिल किया है। इसके अलावा जो पश्चिमी घाट है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है, वो अभी भी सिग्निफिकेंट कंसर्न श्रेणी में बने हुए हैं, यानी वहां पर संरक्षण प्रयासों को बेहतर बनाए जाने की आवश्यकता है। वहीं कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क अगर इसमें शामिल हुआ है तो ये संरक्षण प्रयासों की सफलता को भी प्रदर्शित करता है। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? आप ये जानते हैं, सिक्किम में है और इसका जो बॉर्डर है किससे मिलता है? नेपाल से मिलता है। कंचनजंगा नेशनल पार्क का जो हाईएस्ट पीक है उसकी ऊंचाई कितनी है? 8,586 मीटर है। और इसके अलावा यहाँ पर उप उष्णकटिबंधीय वनों से लेकर के जो आइसी क्षेत्र है, ग्लेशियर है, उनकी भी अवस्थिति आप देखेंगे। यहाँ 280 के आसपास ग्लेशियर आपको देखने को मिलेंगे, 70 से अधिक ग्लेशियल झीलें देखने को मिलेंगी, 550 से अधिक पक्षी प्रजातियां जिसमें इम्पियन तीतर जैसी पक्षी प्रजातियां हैं। इसके अलावा यहाँ आपको नीली भेड़, हिमालयन तहर और क्लाउडेड लियोपोर्ड जो हिम तेंदुआ है उसकी अवस्थिति भी यहाँ देखने को मिलेगी। इसके अलावा लेपचा समुदाय इसे धरती के छिपे हुए स्वर्ग के रूप में परिभाषित करता है। एक बहुत ही प्राचीन मठ जिसको थोलुंग मठ के नाम से जानते हैं उसको भी यहाँ संरक्षित किया गया है। इसका एक धार्मिक आध्यात्मिक महत्व है। इसके अलावा तिब्बती बौद्ध इस क्षेत्र को काफी पवित्र मानते हैं, तो इसके अलावा सांस्कृतिक महत्व भी हो गया इसका। वर्ष 2016 में इसके सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्व को ध्यान में रखते हुए ही इसे विश्व धरोहर सूची की मिश्रित श्रेणी में शामिल कर लिया गया था। और भारत ने यहाँ संरक्षण प्रयासों को बढ़ाने के लिए 2018 में कंचनजंगा नेशनल पार्क को बायोस्फीयर रिजर्व भी घोषित कर दिया था। तो ये इसके बारे में बुनियादी जानकारी हुई। अगला प्रश्न क्या है? आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2025 भारत ने किस टीम को हराकर जीता है? आपके सामने ऑप्शंस क्या है? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराया है फाइनल में, ये आप जानते ही हैं। भारत ने आईसीसी वुमेन्स का जो क्रिकेट विश्व कप है 2025 का, ये जीता है। अगर आप क्रिकेट वर्ल्ड कप, महिलाओं की क्रिकेट वर्ल्ड
की हिस्ट्री देखेंगे तो उसमें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का दबदबा रहा है। 1973 से इसकी शुरुआत हुई थी। 1973 में इंग्लैंड विनर था, 1978 में ऑस्ट्रेलिया, 1982 में ऑस्ट्रेलिया, 1988 में ऑस्ट्रेलिया, 1993 में इंग्लैंड, 1997 में ऑस्ट्रेलिया, 2000 में पहली बार इन दोनों से अलग न्यूजीलैंड जीता, फिर 2005 में ऑस्ट्रेलिया, 2009 में इंग्लैंड, 2013 में ऑस्ट्रेलिया, 2017 में इंग्लैंड, 2022 में ऑस्ट्रेलिया जीता था। अब 2025 में इंडिया, पहली बार भारत ने ये वर्ल्ड कप जीता है। इससे पहले भारत 2 बार फाइनल में शामिल हुआ था। 2005 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल में हार गया था और 2017 में इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल में भारत हारा। भारत रनर अप रहा था। जो फाइनल मैच हुआ है, फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच कौन रही है? शेफाली वर्मा रही है। इन्होंने 87 रन की पारी खेली थी और इन्होंने 2 विकेट हासिल किए थे। इसके अलावा जो टूर्नामेंट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही हैं वो दीप्ति शर्मा रही हैं, भारत की दीप्ति शर्मा रही। ये कुछ बुनियादी जानकारी थी इसके बारे में। अगर आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 की बात करें तो उसमें हाईएस्ट रन गेटर कौन रही है? दक्षिण अफ्रीका की लॉरा वोल्वाराट वो रही हैं। उन्होंने 571 रन बनाए। और दूसरे नंबर पर भारत की स्मृति मंदाना है, इन्होंने 434 रन बनाए हैं। और एशले गार्डनर जो कि ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं, उन्होंने 328 रन बनाए, ये तीसरे नंबर पर रही। सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए इस पूरे वर्ल्ड कप में? भारत की दीप्ति शर्मा ने 22 विकेट लिए। इसके अलावा एनाबेल सदरलैंड जो कि ऑस्ट्रेलिया की है, उन्होंने 17 विकेट लिए। और सोफी एक्लिस्टन जो कि इंग्लैंड की है, उन्होंने 16 विकेट लिए। तो दीप्ति शर्मा ने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं इस पूरे टूर्नामेंट। अगला प्रश्न क्या है? इसरो ने यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में कौन सा उपग्रह भारतीय नौसेना के लिए लॉन्च किया? आपके सामने ऑप्शन क्या है? GSAT-6, GSAT-7R, CMS-03 के नाम से भी जानते हैं इसे, GSAT-30 या GSAT-12। इसका सही उत्तर होगा GSAT-7R, CMS-03। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये इसमें थोड़ा सा जान लेते हैं, इसके बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो भारतीय नौसेना के लिए विकसित उपग्रह है GSAT-7R, एक महत्वपूर्ण उपग्रह है। और नौसेना की जो अंतरिक्ष आधारित संचार प्रणाली है, तो ये किस प्रकार का उपग्रह है, किस प्रकार का सैटेलाइट है? एक संचार सैटेलाइट है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। और भारतीय नौसेना की जो अंतरिक्ष आधारित संचार प्रणाली है उसको विशेष रूप से सशक्त करने का ये काम करेगा। भारत का जो समुद्री क्षेत्र जागरूकता है, उसकी जो अवेयरनेस है, उसको भी इसके माध्यम से बल मिलेगा, उसकी अवेयरनेस को भी बढ़ाएगा। तो क्योंकि सैटेलाइट है, संचार सैटेलाइट है, तो उसके बारे में जानकारी बढ़ाने के अंतर्गत भी इसकी विशिष्ट भूमिका होगी। और भारतीय नौसेना उस जानकारी का प्रयोग भी सही तरह से कर पाएगी। और भारतीय नौसेना के लिए विकसित किया गया है। तो हिंद महासागर क्षेत्र में भारत अपनी निगरानी को, अपनी मॉनिटरिंग को भी इसके माध्यम से, इस उपग्रह के माध्यम से मजबूत कर सकता है। तकनीकी विशेषताओं के बारे में बात करें तो इसमें कई उन्नत स्वदेशी तकनीकी घटक शामिल है। उन्नत ट्रांसपॉन्डर हैं जो विभिन्न संचार बैंडों पर ध्वनि, डेटा और वीडियो लिंक सपोर्ट करते हैं। उच्च क्षमता वाली बैंडविड्थ से एक प्रकार से सुसज्जित है, जो बेहतर तरीके से आवाज प्रदान करता है, डेटा अलग अलग स्तर पर प्रदान करेगा, वीडियो लिंक भी प्रदान कर देगा किसी क्षेत्र के संदर्भ में। इससे हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापक और बेहतर दूरसंचार कवरेज भारत को प्राप्त होगा, भारतीय नौसेना को प्राप्त होगा। नौसेना की जो जहाज है, जो विमान है, जो पनडुब्बियां हैं, उनके समुद्री संचालन केंद्रों के बीच एक बेहतर कम्युनिकेशन डेवलप, यानी नौसेना के जहाजों, विमानों, पनडुब्बियों और समुद्री संचालन जो केंद्र हैं, उनके बीच बेहतर कम्युनिकेशन डेवलप करने में इसकी भूमिका एस्टेब्लिश होगी। सुरक्षित, अनइंटरप्टेड यानी निर्बाध और वास्तविक समय, रियल टाइम संचार ये सुनिश्चित करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर को यूनेस्को द्वारा क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया गया है, यानी पाक कला के क्षेत्र में एक सृजनात्मक शहर घोषित किया गया है? आपके सामने ऑप्शंस क्या है? नई दिल्ली, कानपुर, पुणे और लखनऊ। तो जो यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी है, उसमें लखनऊ को शामिल किया गया है। लखनऊ अपनी पाक कला के लिए जाना जाता है और इस सूची में उन्हीं शहरों को शामिल किया जाता है जिनका एक खास प्रकार का व्यंजन इतिहास रहा है। व्यंजन को लेकर के एक खास तरह की रेसिपी रही है, फूड मार्केट्स वहां पर है, शेफ्स का एक पूरा समुदाय है। ये जो खाना है, जो व्यंजन है, उसका अपना एक इतिहास होने के साथ साथ उसने उस क्षेत्र की संस्कृति को प्रभावित अगर किया है। तो इस तरह की सिटी को हम यूनेस्को के अंतर्गत एक पहचान दिलाई जाती है, जिसको हम कहते हैं
क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। तो लखनऊ अपनी पाक कला के लिए विशेष रूप से विख्यात है ही। आप जानते हैं लखनऊ की चाहे बिरयानी हो, लखनऊ का चाहे कबाब हो, लखनऊ का चाहे पुलाव हो, ये सारी चीजें काफी फेमस हैं। वहाँ की संस्कृति को भी निर्धारित करने में इन सारे व्यंजनों ने खास तरह की भूमिका का निर्माण किया है। इससे पहले हैदराबाद को भी क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में शामिल किया गया था वर्ष 2019 में। इस प्रकार से भारत का दूसरा शहर है लखनऊ जिसे इस तरह की सूची में शामिल किया गया है। ये निर्णय हाल ही में कब लिया गया? यूनेस्को की जो 43वीं जनरल कॉन्फ्रेंस समरकंद में हुई थी, वहां पर यह निर्णय लिया गया। 31 अक्टूबर 2025 को निर्णय लिया गया। दूसरा शहर है भारत का जिसे इस सूची में शामिल किया गया है। और लखनऊ अपनी अवधि, खाद्य और पाक संस्कृति के लिए जाना जाता है। यूनेस्को का जो ये टैग है, इसके माध्यम से लखनऊ को अपनी पाक विरासत को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने में मदद मिलेगी, उसका प्रचार करने में मदद मिलेगी। छोटे खाद्य जो उद्यमी है उसको इससे समर्थन मिलेगा। साथ ही जो खाद्य आधारित पर्यटन है उसको भी बढ़ावा दिया जा सकता है इसके माध्यम से। तो इस प्रकार के लाभ होते हैं और वैश्विक बाजार तक भी लखनऊ को अपने व्यंजनों की पहुंच बढ़ाने में इस कदम से मदद मिलेगी, इस सूची में शामिल होने से मदद मिलेगी। अगला प्रश्न है, किस देश ने विश्व में पहली बार जेनरेशनल स्मोकिंग बैन लागू किया है? आपके सामने ऑप्शंस क्या हैं? मालदीव, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम। सही उत्तर होगा मालदीव। जब हम जेनरेशनल स्मोकिंग बैन की बात करते हैं तो इसका अंतर्गत है कि हम इस तरह से बैन लगाते हैं कि पूरी जनरेशन उस चीज का प्रयोग नहीं कर सकती, धूम्रपान से जुड़ी हुई चीजों का प्रयोग नहीं कर सकती, स्मोकिंग से जुड़ी हुई चीजों का प्रयोग नहीं कर सकती। तो मालदीव विश्व का पहला देश बना है जिसने जनरेशनल स्मोकिंग बैन लागू किया है। 1 जनवरी 2007 या उसके बाद जन्मा कोई भी व्यक्ति अब तंबाकू की खरीद, उपयोग या बिक्री नहीं कर पाएगा। प्रतिबंध तंबाकू के सभी रूपों पर लागू होगा। यानी अगर तंबाकू का सिगरेट के अंतर्गत प्रयोग कर रहे हैं तो वो भी बैन होगा। इसका कानूनी आधार क्या है? टोबैको कंट्रोल एक्ट का दूसरा संशोधन इसका कानूनी आधार बना है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ी ने इसे रेटिफाई कर दिया है और ये कदम WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल के ही अनुरूप है। मालदीव में पहले से ही जो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट है या वेपिंग उत्पाद है, उनके आयात पर, उनकी बिक्री पर, उनके वितरण पर, उनकी ओनरशिप पर, उनके उपयोग पर संपूर्ण प्रतिबंध लागू है। और ये प्रतिबंध जो है वो सभी आयु वर्गों पर लागू है। यहाँ पर हमने जनरेशनल स्मोकिंग बैन देखी है। ये जो ई सिगरेट और वेपिंग उत्पाद है, वेपिंग उत्पाद जहां पर आप किसी फ्लूइड का, किसी तरल पदार्थ का एक तरह से उसको गर्म करके उसका उपयोग करते हैं, अपने अंदर ले जाते हैं और फिर उसको एक वेपोराइज करते हैं, एक वाष्प के रूप में उसको बाहर निकालते हैं। अंतरराष्ट्रीय तुलना अगर हम इसकी करें तो न्यूजीलैंड ने वर्ष 2002 में ऐसा ही कानून एक पारित किया था। 2009 के बाद जन्मे लोगों के लिए तंबाकू बिक्री पर उसने प्रतिबंध लगाया था, तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया था। यहाँ पूरा ही प्रतिबंध है, न तो आप बिक्री कर सकते हैं, न खरीद कर सकते हैं, न उपयोग कर सकते हैं। लेकिन न्यूजीलैंड में ये कानून 2023 में सरकार ने रद्द कर दिया था। यूनाइटेड किंगडम भी इस तरह का कानून लाना चाहता है लेकिन वो संसद में अभी विचाराधीन। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS के महानिदेशक कौन बने हैं? आपके सामने एक ऑप्शन क्या है? राजेश कुमार सिंह, विवेक जोशी, आलोक मिश्रा, संजय गर्ग। तो भारतीय मानक ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन है? संजय गर्ग भारतीय मानक ब्यूरो के नए महानिदेशक बने हैं। ये 1994 की केरल कैडर के IAS अधिकारी हैं। इनको महानिदेशक डायरेक्टर जनरल बनाया गया है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है एक तरह से वस्तुओं के मानकीकरण, उनके अंकन, मुद्रांकन, गुणवत्ता प्रमाणन की गतिविधियों में एक कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है। और आरंभ में जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसे भारतीय मानक संस्थान के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना 6 जनवरी 1947 को ही हो गई थी। तो आप देख सकते हैं कि 6 जनवरी 1947 को ही ये अस्तित्व में आ गया था एक प्रकार से। लेकिन इसका फिर हमने भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 लेकर के आए और इसके बाद 1987 में इसका नाम, भारतीय मानक संस्थान का नाम बदल करके ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी BIS कर दिया। और फिर 2016 में वस्तुओं के अलावा सेवाओं पर भी इसके अधिकार को हमने बढ़ा दिया। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि एक वैधानिक राष्ट्रीय मानक निकाय जो कि वस्तुओं और सेवाओं दोनों के मानकीकरण का निर्धारण करने का प्रयास करता है, उसकी स्थापना 2016 में। 2016 इसलिए लिखा गया है क्योंकि
वस्तुओं और सेवाओं तक इसकी व्यापक पहुंच इसी अधिनियम के माध्यम से, या आप कह सकते हैं इस संशोधन के माध्यम से एस्टैब्लिश हुई थी। बीआईएस किसके अंतर्गत काम करता है? उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। इसका कार्य क्या है? उत्पाद प्रमाणन यानी आईएसआई मार्क प्रदान करता है अलग अलग उत्पादों को। इसके अलावा सोने और चांदी के आभूषणों की हॉलमार्किंग प्रदान करता है कि वे कितने शुद्ध हैं या नहीं है। जो ऐसे उत्पाद हैं जो पर्यावरण के अनुकूल हैं, पर्यावरण पर किसी प्रकार का कोई नकारात्मक असर नहीं डालते, उनको इको मार्क योजना के तहत इको मार्क भी ये प्रदान करता है। इको मार्क का मतलब ये है कि वो उत्पाद पर्यावरण के अनुकूल है। अगला प्रश्न है, बिहार की कौन सी आर्द्र भूमि को हाल ही में रामसर स्थल का दर्जा मिला है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, गोकुल जलाशय, उदयपुर झील, गोगाबील झील या चंद्रताल। इसका सही उत्तर है गोगाबील झील। और आप ये भी जानते हैं कि गोगाबील को कई जगह पर गोगाबिल भी लिखा जाता है, तो इससे कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। महाराष्ट्र, माफ कीजिएगा, बिहार के कटिहार जिले में स्थित है गोगाबील झील। और गंगा और महानंदा इसके दोनों ओर पड़ती हैं। गंगा और महानंदा से एक प्रकार से घिरी हुई है। जब यहाँ पर बाढ़ आती है तो गोगाबील झील जो है वो गंगा और महानंदा से मिल जाती है। अब इसको आर्द्र रामसर स्थल का दर्जा मिला है, एक महत्वपूर्ण आर्द्र भूमि है। रामसर स्थल में शामिल होने का मतलब क्या है कि ये जो भूमि है इसका एक अंतरराष्ट्रीय, इस आर्द्र भूमि का एक अंतरराष्ट्रीय महत्व, इस प्रकार का महत्व है। एक अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि है गोगाबील झील। अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि है तो इसका मतलब यह है कि इसके संरक्षण के प्रयास हमें करने चाहिए और इसके सतत उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जो रामसर कन्वेंशन है, जो आर्द्र भूमि है, वो कई तरह की भूमिकाओं का निर्माण करती है। किसी क्षेत्र में खाद्य जाल को बनाए रखने में भूमिका का निर्माण होता है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज में उसकी भूमिका होती है। ये कई तरह के जलचरों को, पक्षियों को, प्रवासी पक्षियों को आश्रय स्थल भी प्रदान करता है। इसके अलावा क्योंकि आर्द्र भूमि का जो तरह तरह की आर्द्र भूमि है, अलग अलग प्रकार की जो दलदली क्षेत्र हैं, उनको कार्बन सिंक के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। और कार्बन सिंक के रूप में का सीधा सा मतलब है कि वो वायुमंडल जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको अवशोषित करते हैं। तो जलवायु परिवर्तन की लड़ाई में भी इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। रामसर कन्वेंशन कब अस्तित्व में आया था? 2 फरवरी 1971 को अस्तित्व में आया था। रामसर कहाँ पर स्थित है? ईरान का एक शहर है और 1975 में ये लागू हुआ। 2 फरवरी 1971 में अस्तित्व में आने के कारण ही 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। भारत इससे कब जुड़ा था? 1 फरवरी 1982 में भारत इससे जुड़ा था। भारत के वे कौन से पहले स्थल है जिनको रामसर स्थल के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी? ओडिशा में स्थित चिल्का झील है और राजस्थान में स्थित जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है उसको, ये भारत के पहले स्थल थे जिनको रामसर स्थल के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। इनको नामित कब किया गया था रामसर स्थल के रूप में? 1981 में ही शामिल कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की अंतरराष्ट्रीय शाखा एनआईपीएल की रेजर पे करलिक के साथ साझेदारी के तहत भारत के यात्रियों को मलेशिया में किस माध्यम से भुगतान करने की सुविधा मिलेगी? ऑप्शंस क्या है आपके सामने? क्रेडिट कार्ड, नकद, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई एप्स। उत्तर होगा ऑप्शन डी, यूपीआई एप्स के माध्यम से। तो एनपीसीआई की अंतरराष्ट्रीय शाखा है एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड यानी एनआईपीएल। उसने रेजर पे के करलेक प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की है और अब मलेशिया में यूपीआई एप्स के माध्यम से भारत के जो यात्री हैं वो स्थानीय व्यवसायियों को भुगतान कर सकेंगे। ये जो समझौता है ये ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 के दौरान औपचारिक रूप से हुआ। इसका लाभ इस प्रकार से होगा कि जो मलेशियाई व्यवसायी हैं उनको भारतीय यात्रियों की बढ़ती संख्या से निश्चित रूप से फायदा होगा। और रेजर पे का ये भी कहना है कि ये केवल भुगतान नहीं है बल्कि एशिया में एक बॉर्डरलेस, सीमा रहित फिनटेक भविष्य का भी एक रास्ता बनाने का, एक तरह से रास्ता बनाने का ही काम करेगा। अब आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न है। अभ्यास प्रश्न क्या है? क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत से कुल कितने विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है? आपके सामने ऑप्शंस क्या हैं? 210, 294, 350 या 150। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।